Hello everyone. Today we are going to continue our further topic of mechanical engineering material. So ये आज का हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी इस सेशन में हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टील्स, तो स्टील्स को कैसे स्पेसिफाई करेंगे कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए, तो वो आज हम देखेंगे इसमें। दैट इज़ शाफ्ट एंड एक्सेल। अगर शाफ्ट और एक्सेल बनाना है, जैसे कोई शाफ्ट आपको पता होगा, जैसे कार्स में यूज़ होता है, मशीन्स में यूज़ होता है शाफ्ट, और फिर एक्सेल वगैरह जो है उसको हमको अगर बनाना है तो उसमें कौन कौन से स्टील्स लगेंगे, कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे, वो से स्पेसिफाई कैसे करना है, तो वो हमें देखना होगा। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और for a particular thing. Medium carbon alloy containing chromium, nickel, or molybdenum may be used to create axles and shafts that retain mechanical strength under immense stress. ओके मतलब मीडियम कार्बन अलॉयज़ कंटेनिंग क्रोमियम। मीडियम कार्बन अलॉयज़ जैसे हमने प्लेन कार्बन स्टील में जैसे तीन देखा था, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो जो मीडियम कार्बन अलॉयज़ है उसमें कंटेनिंग उसमें क्या क्या होना चाहिए जो कंटेन करता है, डेट इज़ क्रोमियम, निकल और मोलिब्डेनम। तो ये सारी चीज़ें बनाने शाफ्ट या फिर एक्सेल बनाने में यूज़ करते हैं, ताकि उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहे अंडर इमेंस स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा लोड पे, स्ट्रेस पे उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऑल्सो माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, क्रोम मोलिब्डेनम स्टील, कार्बन स्टील। तो माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, क्रोमियम और मोलिब्डेनम स्टील और कार्बन स्टील जैसे हम इसे या इसे बनाने में यूज़ कर सकते हैं। नट एंड बोल्ट, आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि नट्स और बोल्ट्स का बहुत ही यूजेस होते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जंक, कुछ नट बोल्ट्स को जंक भी पकड़ लेता है और कुछ नट्स बोल्ट को जंक नहीं पकड़ता है। तो वो कौन से मटेरियल्स होते हैं, कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से मटेरियल को जंग पकड़ेगा, किसको नहीं पकड़ेगा, किसका लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ नट्स एंड बोल्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ मेटल, बहुत सारे मेटल से बना सकते हैं। कार्बन स्टील, दैट इज़ माइल्ड स्टील इज़ द मोस्ट कॉमन। जो माइल्ड स्टील है एमएस का, आपने जनरली दुकान पे जाते हैं तो आप अगर नट बोल्ट लेने जाते होंगे तो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप अगर बोलेंगे कि उसे एमएस का नट बोल्ट दीजिए, आप अगर बोलेंगे कि नट और बोल्ट दीजिए, तो वो सिर्फ उतना ही नहीं, वो आपसे पूछेगा, दुकानदार जो है आपसे पूछेगा कि एमएस का दूँ या एसएस का, दैट इज़ माइल्ड स्टील का दूँ या स्टेनलेस स्टील का। तो लाइफ किसकी ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील की, बिकॉज स्टेनलेस स्टील नाम में ही स्टेनलेस है, उसमें रस्टिंग नहीं होगा और कोरोड नहीं होगा और उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा। हाउएवर टू प्रिवेंट कोरोजन रस्ट दिस इज़ ऑफन कोटेड विथ जिंक। तो अगर एमएस, लेकिन एमएस का बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता है बिकॉज उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा, हमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा चाहिए रहता है। तो माइल्ड स्टील का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन माइल्ड स्टील तो एक डिसएडवांटेज है कि वो कोरोजन जल्दी पकड़ लेता है, तो उस कोरोजन को बचाने के लिए उस पर एक कोटिंग, जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि वो कोरोजन को रेजिस्ट कर सके। बोल्ट यूज्ड इन कोरोसिव एटमॉस्फेयर आर ऑफन मेड from a special grade of steel known as stainless steel which has a high nickel or chrome strength। तो स्टेनलेस स्टील का भी यूज़ किया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील जो होते हैं तो वो उन स्टेनलेस स्टील का बहुत कम यूजेस होता है।
सो जो भी स्टेनलेस स्टील हम यूज़ करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसका जो एक्सपेंसिव रहते हैं एज़ कम्पेयर टू माइल्ड स्टील्स। और लेकिन वो एक्सपेंसिव इसलिए रहता है बिकॉज वो लॉन्ग लाइफ रहता है उनका, तो बहुत ही अच्छे मटेरियल के रहते हैं। और उनमें एक निकल और क्रोम के जो कंटेंट भी मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीवर्स। लीवर्स आपने कई जगह पे देखे होंगे, लीवर्स जहाँ पे ऑपरेट किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए लीवर्स का ज़रूरत पड़ता है। तो वो लीवर्स किस मटेरियल से बनते हैं, उसका स्पेसिफिक स्टील की स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती हैं। मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, क्रोमियम स्टील आर यूज्ड फॉर मेकिंग लीवर्स। तो मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, क्रोमियम स्टील, ये सारे जो है वो यूज़ किए जाते हैं लीवर्स बनाने में। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट। सो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट आपने देखा होगा कि जैसे एक टॉम सब्जेक्ट शायद होगा आपको। सो टॉम, तो उसमें क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट क्या होता है, तो वो जैसे ऑटोमोबाइल्स में भी होते हैं क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट यूज़ किए जाते हैं। तो वो किस मटेरियल से बनते हैं, दैट इज़ माइल्ड स्टील, केस हार्डनिंग अलॉय स्टील, लो एंड मीडियम अलॉय स्टील, EN8 EN9 स्टील। EN मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ब्रिटिश, कल ही मैंने जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, डेट इज़ ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन है ये EN8। ओके, दैट इज़ इसमें क्रोमियम 0.08% रहेगा, दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश। देन मेलिएबल कास्ट आयरन, तो ये सारे जो स्टील्स एंड अलॉयज़ हैं, तो ये सारे यूज होते हैं क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट बनाने के लिए। शेयर ब्लेड्स, शेयर ब्लेड्स आपने देखा होगा जैसे कोई एक कंपनी में या फिर कहीं एक जगह पे जहाँ पे मेटल्स को या कोई भी मेटल्स को कट करने के लिए, शेयर करने के लिए जो टूल बनता है उसे हम कहते हैं शेयर ब्लेड्स। तो नॉर्मली वो जो ब्लेड्स होते हैं वो आप खुद ज़रा सोचिए कि वो कैसे होने चाहिए कि वो दूसरे टूल्स को, दूसरे मेटल्स को काट रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उनकी होनी चाहिए हार्ड, दैट शुड बी हार्ड। तो वो कैसे होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। हाई कार्बन स्टील में जो प्लेन कार्बन स्टील के जो 3 क्लासिफिकेशंस थे उनमें सबसे ये जो होना चाहिए वो हाई कार्बन स्टील की जल्दी ये अपना जो सरफेस है, जो शार्पनेस है, वो ये नहीं कर सके और लॉन्ग टाइम तक चल सके और शार्पली इजीली कट कर सके। टूल स्टील, देन W6MO5CR4V2 का जो ये जो रहता है, डेट इज़ टंगस्टन 6, दैट इज़ 0.06%, मोलिब्डेनम 5% रहेगा, क्रोमियम 4% एंड वेनाइडियम 2% रहेगा। तो ऐसा जो मटेरियल होगा, ऐसे टाइप का जो टूल होगा, वो उस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे इस शेयर ब्लेड्स को बनाने में। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, आपने जैसे खेतों में देखा होगा जो अभी तो पहले तो हल चलाते थे, पहले तो मैनुअली आदमी करता था, जो फार्मर्स होते थे वो मैनुअली करते थे। बट अभी जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह जो आ गए हैं, तो उनकी मदद से हम डायरेक्टली, मैन पावर इतनी लगती नहीं है, हम डायरेक्टली उसे जो फार्मिंग है वो कर सकते हैं। सो उसमें जो आपने जो ये फ़ोटोज़ में देख रहे हैं, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये किस चीज़ों से बनते हैं, डेट इज़ स्टेनलेस स्टील, मैंगनीज स्टील, मेलिएबल एंड नॉड्यूलर कास्ट आयरन। स्टेनलेस स्टील की जंग नहीं लग सके, मैंगनीज स्टील, मेलिएबल, तो मेलिएबल भी होना चाहिए, एंड नॉड्यूलर कास्ट आयरन। सो कास्ट आयरन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि कास्ट आयरन कब बनता है, जब कोई भी आयरन में कार्बन कंटेंट 2% से ज़्यादा हो सकता है। जब हमने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम का डायग्राम पढ़ा था, तो उसमें दिया हुआ था कि 2% से अगर हम ज़्यादा कार्बन 2% से अगर कम रहे या फिर 2% तक रहता है, तो कार्बन जो भी आयरन जो भी मटेरियल रहता है वो हमारा स्टील रहता है। बट अगर उसके ऊपर अगर हम कार्बन कंटेंट बढ़ा देते हैं,
तो that will be converted into cast iron. ओके, सो ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के जो भी इक्विपमेंट्स में जो मटेरियल जो इक्विपमेंट्स हैं वो कि इन सारे मटेरियल से बनते हैं. हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, अपने घर के बर्तनों में जो बर्तन जो होते हैं, ये सारे मटेरियल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये किससे बनते हैं? स्टेनलेस स्टील से, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील से. तो स्टेनलेस स्टील इट मीन्स कोरोजन लगने नहीं देगा, स्टेन रस्ट होने नहीं देगा, और कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील मतलब कोरोड जल्दी होगा नहीं. ओके, नेक्स्ट है आपका कार बॉडीज़. सो जो कार बॉडीज़ है, जो कार है आपको नीचे दिख रहा है, तो कार की जो बॉडीज़ है वो किससे बनती है? अलॉय स्टील और वॉल स्टील से बनी हुई होती है. तो ये सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा जो एक पर्टिकुलर चीज़ है वो किस मटेरियल से बन रहा है, कौन से स्टील से बन रहा है. सो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी एक प्रॉपरली. और जब एग्ज़ाम्स में ऐसा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस की कार बॉडीज़ किससे, कौन से मटेरियल से बनती है, फिर हाउस होल्ड यूटेंसिल्स कौन से मटेरियल से बनती है, एक्सेल्स और शाफ्ट्स कौन से मटेरियल से बनता है, उसमें कौन कौन से स्टील का यूज़ होता है. सो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछते हैं. तो आपको ये जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सो उसको आपको मेमोराइज़ करना होगा, याद करना होगा एग्ज़ाम्स के लिए. मशीन टूल बेड, तो आप देख सकते हैं जैसे आपने अपने कॉलेज में जैसे यहाँ पे देखा होगा वर्कशॉप में जहाँ पे लेथ मशीन्स वगैरह हैं, तो वहाँ जो भी उस पर जैसा चक की रहता है, फिर टूल पोस्ट, और फिर चक रहता है, फिर जो भी उस पर लेथ मशीन पे जो भी चीज़ें रहती है वो किस पे माउंटेड रहती है? वो रहती है एक बेड पे, एक उसको कहते हैं मशीन टूल बेड, जिस पे वो क्या करता है, जो भी ऊपर प्रोसेस चल रहा है ना, तो वो सारे जो शॉक्स और इम्पैक्ट जो भी है, वो वाइब्रेशंस, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने का काम करता है. सो ये जो टूल बेड है, जो मशीन टूल बेड है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टफ होना चाहिए, ताकि वो जो शॉक है, इम्पैक्ट है, या फिर जो भी वाइब्रेशंस है उसको एब्जॉर्ब कर सके. तो वो किससे बने होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन से. तो आपको पहले भी बताया होगा, जब लेथ मशीन पे अगर काम करवाया होगा, तो लेथ मशीन में आपने काम किया होगा, तो उधर जो आपके सर हैं उन्होंने बताया होगा कि ये जो बेड है वो ग्रे कास्ट आयरन से बना हुआ, कास्ट आयरन से बना हुआ होता है. नेक्स्ट है आपका एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग. अपने बाइक्स में, बाइक के टायर में आपने अगर देखा होगा, अगर आपने कभी टायर पंक्चर हुआ होगा, टायर ओपन किया होगा, तो वहाँ पे देखा होगा कि वो बेयरिंग जैसा होता है, बेयरिंग. सो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, कुछ ऐसा बेयरिंग होता है, इसको हम बॉल बेयरिंग कहते हैं. सो ये जो बेयरिंग होता है ये कैसे बनता है? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन अगर होगा तो ये बेयरिंग ठीक से काम नहीं करेगा और हमारा जो बाइक्स में आवाज़ आने लगता है. सो ये कैसे बनते हैं? अलॉय स्टील, क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड बेबिट्स. तो ये जो जितने भी स्टील्स हैं, इनसे ये जो बेयरिंग है वो बनते हैं. गेयर्स, आपने गेयर्स भी देखे होंगे. तो गेयर्स किससे बनते हैं? S45C कंटेनिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बन, डेट इज़ 0.45%. तो इसमें कार्बन कंटेंट कितना रहता है? 0.45% रहता है. SCM 440, डेट इज़ क्रोम मोलिब्डेनम एलॉय स्टील. SCM 415 क्रोम मोलिब्डेनम alloy steel. SUS 303 stainless steel, that is 18 chromium 8 निकल स्टेनलेस स्टील. तो ये सारे जो है वो जो आपको याद करने होंगे कि गेयर के लिए, गेयर के ऊपर भी पूछते हैं क्वेश्चंस की गेयर पे गेयर अगर आपको बनाना है तो कौन से स्पेसिफिकेशंस आपको देखने होंगे स्टील्स के. सो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी कि ये सारे जो भी है मटेरियल वो हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट
पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जाऊंगा, थर्ड मॉड्यूल है वो हम स्टार्ट कर देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। और ये जितना भी मैंने आज करवाया है उसे आप प्लीज़ याद कीजिए फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्ज़ाम्स में से इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। किस पे से पूछते हैं ये मैं नहीं बोल सकता, बट इसमें स्पेसिफिकेशन के लिए आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो बेटर होगा कि आप इसे मेमोराइज़ कर लें। और हर एक मटेरियल, कौन सा मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल पे कौन सा क्या बोलते हैं मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।